हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जितने भी लॉज है कोई मॉलिक्यूल को बनने के लिए, उसमें जो जितने भी लॉज एप्लीकेबल होते हैं हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कोई रिएक्शन होने में, कंबाइन होने में, वो लॉज हम एक साथ देखने वाले इसके आज के लेक्चर में। ठीक है, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिक जनरली आप देखोगे तो बुक्स में 5 ही आपको बेसिक लॉज देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट एक लॉ और है, ठीक है, जिसको हम जनरली पढ़ते नहीं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन हाँ कई बार क्या होता है, कई इधर उधर के हम क्वेश्चंस करते हैं, कोई मॉड्यूल या कुछ भी सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे मिल जाता है वो। ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया, इसलिए यहाँ पे मैंने 6 कर दिया 5 की जगह। तो द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम एलिमेंट्स इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 6 बेसिक लॉज। कौन कौन से लॉज है वो? पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका नाम आपने पहले भी सुना होगा और फिजिक्स में भी हम जनरली ये पढ़ते ही है। सेकेंड दे रखा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, कई बार नाम से फिक्स हो जाता है बच्चे का, नहीं सर 10 तक होता है ना, एक लाइन लिखा दी सर ऐसा, तो ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो टर्मोलॉजी थोड़ा ध्यान रखना, डेफिनेट प्रपोर्शन भी लिखा हुआ हो सकता है और कांस्टेंट कंपोजिशन भी लिखा होता है, इसका मतलब क्या आगे हम देखेंगे। ठीक है, थर्ड लॉ की बात करें तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। नेक्स्ट लॉ दे रखा है गे-लुसैक्स लॉ और गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, सॉरी, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। स्पेसिफिक ये गैसेस के लिए होता है, इसलिए गैसियस वॉल्यूम से रिलेटेड, इसलिए गैसियस लिखा है और ये हमारे साइंटिस्ट का नाम है गे-लुसैक्स। ठीक है, तो उसके नाम से दिया गया है। फोर्थ वन। फिफ्थ लॉ की बात करें, फिर से साइंटिस्ट के नाम पे दे रखा है एवोगैड्रोस लॉ। और सिक्स्थ जो हमने जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन इसमें इंक्लूड करा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो ये 6 बेसिक लॉज है जिसको हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, 1 बाय 1। तो एक बार आप इसको कॉपी कर ले, जो सारे 6 लॉ है। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। चलिए अब बढ़ते हैं हम पहला, फर्स्ट जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें हम तो सबसे पहले इस लॉ को किसने प्रपोज किया था? तो एंटोइन लेवोसियर ने प्रपोज किया था। ये नाम लेवोसियर आपने हो सकता सुना होगा पहले भी, और नहीं भी सुना तो आगे दोबारा सुनोगे जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में भी इनका एक रोल था। ठीक है, तो पहली बात तो ये नोट करते चलना साथ के साथ, इस लॉ को प्रपोज किसने करा था? एंटोइन लेवोसियर ने। क्लियर है? चलिए तो इसको कॉपी कर लें। ये जो लॉ है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने बोला मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये बचपन से स्टेटमेंट पढ़ते आ रहे हो आप कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना तो हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हो, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, अगर ये है कि मैं सोचूं इसको हमेशा के लिए दुनिया से मिटा दूं तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्या कर सकता हूँ मैं, ज़्यादा इसके बहुत छोटे छोटे से पीस कर दूंगा, तो बस ये है कि एक स्टाइलस ना रह के उसके छोटे छोटे पीस हो जाएंगे, अलग फॉर्म हो जाएगा, पाउडर फॉर्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें जो मैटर है वही खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ है आपका, मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो कॉपी करें इसको। चलिए इस लॉ को समझने के लिए, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैंने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कई तरह कंपाउंड बना सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने मान लिया जो स्टेबल कंपाउंड होता है इसका, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमने मान लिया लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कार्बन का सिंबल हमें पता है C है, ऑक्सीजन का सिंबल पता है हमें O है। अब ये थोड़ी बेसिक चीज़ आपको ध्यान अब समझ में आनी चाहिए, कब हम C लिखते हैं, कब O लिखते हैं, कब O2 लिखते हैं। जो भी एलिमेंट नेचर के अंदर स्टेबल फॉर्म में होता है उसको उसी फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि रिएक्शन कराते समय उस फॉर्म में मिलेगा। कार्बन अकेला जनरली हमें मिलता नहीं है ना, कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। नहीं तो आगे हम पी ब्लॉक वगैरह में उसको पढ़ेंगे खैर कार्बन के बारे में, कार्बन फैमिली में, कि कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। यानी ठीक है, डायमंड भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, फुलरीन भी होता है, फिर उसके क्रिस्टलाइन और एमरफस फॉर्म में भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली कार्बन को जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है केमिकल रिएक्शन से तो अकेला कार्बन C लिखा जाता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की बारी आती है तो ऑक्सीजन को कभी भी ऑक्सीजन एटम, एक एटम नहीं लिखा जाता, O हमेशा O2 लिखा जाता है।
क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो नेचर के अंदर स्टेबल फॉर्म में O2 फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, तो अगर हमें उसकी रिएक्शन करानी, अगर हमें वो चाहिए तो O2 फॉर्म में मिलेगा। ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में रेयरली कभी रिएक्शन के इंटरमीडिएट के फॉर्म में वो आपको मिलेगा। अब ये फिर कुछ नए वर्ड्स आ रहे हैं जो आपको हो सकता है अजीब लगे, इंटरमीडिएट्स क्या है, ठीक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तब इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तब थोड़ा और समझ में आए। इंटरमीडिएट का सिंपल सा मतलब है कि ऐसा पार्टिकल जो ना तो रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है, सिंपल सी बात। जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट, और CO2 क्या है, मेरा प्रोडक्ट। तो ऐसा पार्टिकल जो ना तो कभी रिएक्टेंट होगा ना ही प्रोडक्ट होगा, लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट होगी उसके बाद वो बनेगा, और रिएक्शन खत्म होने से पहले वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। द पार्टिकल फॉर्म आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन एंड डिस्ट्रॉय बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। आ रही बात समझ में? तो इसको नाम ही इंटरमीडिएट है, मतलब रिएक्शन के बीच में कहीं ना कहीं बन के और खत्म भी हो जाता है, इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी उस पर हम नहीं जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये कि वो जो पार्टिकल है ऑक्सीजन में, जो कह रहा था कि जो भी पार्टिकल आप लिखोगे वो उस फॉर्म में लिखोगे, उस एटम को या उस एलिमेंट को जिस फॉर्म में वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो नेचर के अंदर ऑक्सीजन अकेला नहीं मिलता, O2 फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन N2 फॉर्म में मिलेगा, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में मिलेगा, फॉस्फोरस P4 में मिलता है जनरली, सल्फर हमें S8 के फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हैलोजेंस क्या है, ठीक है, डाई एटॉमिक में बोल सकता हूँ, ठीक है। तो स्टेबल फॉर्म जो है वो हमें लिखने पड़ेगी। चलिए, तो ये तो हुआ कार्बन प्लस ऑक्सीजन से हमें CO2 मिल रहा है। अगर मैं वेट की बात करूँ तो एक कार्बन एटम का वेट या 1 मोल कार्बन एटम का वेट कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है, एक एटम का 16, तो 2 एटम है क्योंकि इसमें, तो कितना हो जाएगा 32। और इसका कैलकुलेट करें हम, कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का 32, तो 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब जितने भी रिएक्टेंट है हमारे पास, कौन है रिएक्टेंट, कार्बन और O2, तो इसका मास कितना है 12 ग्राम, इसका मास कितना है 32 ग्राम। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 44, 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा 44। फिर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट की बात करूँ तो एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो भी मेरे पास क्या है 44 है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और इसमें खास ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो मास है ना रिएक्टेंट का, ये टोटल रिएक्टेंट का मास है। कार्बन का कितना दे रखा है हमें 12 प्लस O2 का कितना दे रखा है 32। इन दोनों का सम अप करेंगे तब 44 आएगा, ठीक है, इन दोनों का एडिशन करा तब। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक जो केमिकल रिएक्शन से सिंपली हमने समझा है कि रिएक्शन होने से पहले एलिमेंट कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम एलिमेंट रिएक्ट करो या अलग अलग एलिमेंट रिएक्ट करो, जब रिएक्शन से पहले जो भी एलिमेंट है उनका टोटल मास, और रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट एक बनो या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनो, क्योंकि जहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बना है तो मैंने एक का मास लिया, अगर 2 प्रोडक्ट बनता तो दोनों का मास ऐड करता, 3 होता तो तीनों का मास ऐड करता। तो बिफोर रिएक्शन, एरो से पहले, एरो क्या बताता है, रिएक्शन इस डायरेक्शन में बढ़ रही, तो एरो से पहले जो कहलाते वो क्या होते हैं रिएक्टेंट, और एरो के बाद जो होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं प्रोडक्ट। एरो से पहले जितने भी रिएक्टेंट है 1 2 3 4 सबका मास ऐड कर लो, और एरो के बाद जितने भी प्रोडक्ट है 1 2 3 4 सबका मास ऐड कर लो, और दोनों का जब आप समेशन करोगे तो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वो इसी चैप्टर में हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट में, ठीक है। थोड़ा तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे। चलिए, तो इतना कॉपी करें इसमें। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो यही क्या होता, क्या कहलाता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है, ठीक है। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में है, ना तो कोई मास हमारा कम हुआ ना कोई मास ऐड हुआ, जितना रिएक्शन से पहले था उतना ही था। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास हमेशा कंजर्व रहता है, क्योंकि ये नेचर में होगा सभी में, कोई भी प्रोसेस हो, लेकिन हम क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से ज़्यादा डील करते हैं, इसलिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से हमने समझा इसको, ठीक है। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गैव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। शो
दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इस टाइप के स्कूल के सब्जेक्टिव एग्जाम में भी आ सकते हैं, है ना। तो क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है तो इस तरह का क्वेश्चन ले लिया। तो इसने बोला कि जो कैल्शियम कार्बोनेट लिया कितना 10 ग्राम, उसको जब हमने हीट करा, तो कोई भी चीज़ हीट करोगे तो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, इसको इन तरीके ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें डीकम्पोज होती है, ब्रेक होती है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ब्रेक हो रहा है किसके अंदर, CO2 के अंदर और CaO के अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, और सबका मास हमें दे रखा है। तो हमें इससे प्रूव करना है कि इस इन्फॉर्मेशन से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो उसी का एक एग्जाम्पल लिया, क्वेश्चन लिया हमने। तो सिंपल सा दिख रहा है आपको, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब उसको क्या करोगे आप, हीट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिल जाएगा। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, तो आपको ठीक है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, तो हमें दे रखा है कितना, 10 ग्राम दे रखा है। दैट मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर, या मैं बोल सकता हूँ इस रिएक्शन में, रिएक्शन होने से पहले जो मास है वो कितना है, 10 ग्राम, या बिफोर क्या, सॉरी मैं बोलूँ, जैसे बोलो रिएक्टेंट का मास कितना है, तो वो दे रखा है हमें कितना, 10 ग्राम। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट दो बन रहे हैं इस बार, एक CO2 और एक CO। तो मास ऑफ CO2 का मास कितना दे रखा हमें, 4.4 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ CO2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, मास ऑफ CO2 प्लस मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों को जब ऐड करोगे तो CO2 का तो दे रखा 4.4 और कैल्शियम ऑक्साइड का दे रखा कितना, 5.6। दोनों को ऐड करोगे तो फिर से ये क्या आ जाएगा, 10 ग्राम आ जाएगा। तो रिएक्टेंट का मास भी 10 ग्राम है और प्रोडक्ट का भी टोटल समेशन भी क्या आ जाएगा, 10 ग्राम। तो देयरफॉर इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था जिससे हम ये समझ रहे थे कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इस रिएक्शन से कैसे फॉलो कर रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, जो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या करा, हीट। ठीक है, ये सिंबल होता है डेल्टा का हीटिंग के लिए। इसको जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा। बिफोर रिएक्शन ये हमें दे रखा, और मास ऑफ CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, दोनों का मास दे रखा है, तो 4.4 प्लस 5.6 दे रखा है, तो 10 ग्राम हो जाएगा। तो बिफोर रिएक्शन कितना है, 10 ग्राम, और आफ्टर रिएक्शन कितना है, 10 ग्राम। तो कंजर्व है, मास में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, कॉपी करें एग्जांपल। चलिए फिर बढ़ते आगे। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि हम बात कर रहे थे वो यहां पर बताया गया। सेकेंड लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, ये हमारा सेकेंड लॉ है जिसे हम पढ़ने वाले। इसका मतलब क्या है, तो पहली बात तो ये, इस लॉ को किसने प्रपोज करा, इट वॉज प्रपोज बाय जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, जैसे वहाँ लेवोसियर ने प्रपोज करा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वैसे ये लॉ किसने प्रपोज करा, जोसेफ प्राउस्ट ने। फिर से प्राउस्ट का, ठीक है, नाम सुनोगे आप, पीरियोडिक टेबल में भी इसका एक मैं बोल सकता हूँ कंट्रीब्यूशन है पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने में। तब प्राउस्ट की भी एक थ्योरी थी, तो वो भी आप आगे दोबारा भी सुनोगे ना। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना, बेसिक कई बार होता है, पूछ लेते हैं, तो इसमें लिख लेना, इट वाज प्रपोज बाय जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, तो पहले आप नाम लिख लें। चलिए फिर आगे हम बात करें तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब क्या है। तो अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शंस ऑफ एलिमेंट बाय वेट। अगर कोई हमारे पास कंपाउंड बन रहा है, उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट अगर वो एक स्पेसिफिक कंपाउंड बना रहा है, तो उस एलिमेंट में उस कंपाउंड का, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो बोला पता नहीं क्या बोलो सर, नहीं समझ में आया, तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। तो हमने बोला H2 है, अब H2O मुझे बनाना है, पानी मुझे बनाना है। तो पानी बनाने के लिए मुझे पता है कि पानी में क्या होने चाहिए, एक ऑक्सीजन एटम होना चाहिए और 2 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। ठीक है, ये एक मेरे लिए कंपाउंड है जिसे मुझे बनाना है। ये किससे बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन से बना हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ अगर जो पानी है वो पानी आप कहीं का भी ले लो, ठीक है, इंडिया का लो, इंग्लैंड का लो, अमेरिका का लो, ऑस्ट्रेलिया का लो, नाइजीरिया का लो, अफ्रीका, कहीं से भी ले लो पानी। ठीक है, नदी का लो, झरने का लो, समुद्र का लो, नल का लो, ठीक है, बोरिंग का लो, या आप क्या बोल सकते हो बारिश का लो, कहीं से भी ले। सोर्स ऑफ कंपाउंड क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने बोला वाटर, तो उसका मतलब है H2O, मतलब उसमें 2 एटम हमेशा हाइड्रोजन होंगे और हमेशा एक एटम क्या होगा, ऑक्सीजन। तो अगर कंपाउंड फिक्स हो गया
तो उसमें उसमें उस कंपाउंड के अंदर जो उसके एलिमेंट है, अब कौन कौन एलिमेंट है यहाँ पे, एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। हाँ, हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन के एक एटम है, वो अलग चीज़ है। तो ये फिक्स्ड है कि हमेशा दो हाइड्रोजन एटम मिलके और एक ऑक्सीजन एटम मिलके क्या बनाएगा, वो वाटर बनाएगा। और इनका जो मास है वो अब फिक्स हो गया कि हाइड्रोजन का इसमें मास कितना हो गया 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16 ग्राम। तो अगर जब भी मैं वाटर की बात करूंगा तो वाटर तभी बोलूंगा जब उसमें हाइड्रोजन 2 ग्राम हो और ऑक्सीजन कितना हो 16 ग्राम हो। और उसका सिंपलेस्ट रेशियो देखूंगा 2:16 तो 1:8। तो 1:8 रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा जिस भी एलिमेंट में प्रेजेंट होंगे उसको मैं क्या बोलूंगा, वाटर बोलूंगा। आ रही बात समझ में? चलो, तो वही लिखा है, प्योर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस सच एज रिवर, वेल, सी एक्सेट्रा ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combined together in the ratio 1:8 by mass। ठीक है, 1:8 by mass। तो सोर्स ऑफ कंपाउंड हमारा क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो सकता है इनमें से। बट अगर वो वाटर है तो उसमें जो उसके एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो उन एलिमेंट का जो वेट होगा, वेट का जो रेशियो होगा, 1 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो सबका रेशियो निकाल देंगे और वो एक फिक्स रेशियो होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा 1:8। ठीक है, चलो इसको एक एग्जाम्पल से, चलो पहले इसको आप कॉपी कर लो। और ये जो इसका मतलब है फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो बता देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, H2O है। H2O के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एक तो मेरे पास है हाइड्रोजन और एक है मेरे पास ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के अंदर वेट इसका कितना है, 2 एटम है क्योंकि यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका है 2 ग्राम दोनों एटम का। और ऑक्सीजन का कितना हो गया, एक एटम का 16 ग्राम। ठीक है, तो एग्जैक्ट वेट तो 2 ग्राम और 16 ग्राम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का किसके अंदर, वाटर के अंदर। लेकिन अगर इनमें सिंपलेस्ट रेशियो की बात करूँ मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर 2:16 रेशियो के अंदर प्रेजेंट होगा। इसका 2 ग्राम, इसका 16 ग्राम। और सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर मैं बात करूँ तो ये कितना होगा 1:8 ग्राम, जो कि यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, ऐसे किसी भी कंपाउंड के लिए निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, एक एग्जाम्पल और लेते, ग्लूकोज ले लेते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। अब अगर मैं यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूँ, ग्लूकोज तब बोलूँगा जब इसका मास कितना हो, 6×12 लिख रहा हूँ मैं इस तरीके से। एक कार्बन एटम का मास 12, 6 का कितना होगा 6×12। हाइड्रोजन की बात करें तो एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 इंटू कितना हाइड्रोजन एटम है 12। और ऑक्सीजन की बात करें तो 6 ऑक्सीजन एटम और एक का मास कितना होता है 16, इस तरीके से। और सिंपलेस्ट रेशियो आप लिख लें। ठीक है, तो सिंपलेस्ट रेशियो अगर मैं लिखता हूँ तो इसको ठीक है सिंप्लीफाई कर लेना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 6 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा 12। ठीक है, 12:2, फिर यहाँ से 6 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2 और 6 वहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ 16। और सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 6:1:8 के रेशियो के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो थोड़ा जगह कम थी इसलिए मैंने इधर उधर करके लिखा है। सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट लिखना, एग्जाम्पल में H2 लिखना, ये स्टेटमेंट लिखना, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल ये लिख लेना। ठीक है, ये हमारे पास, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 6:1:2, तो ये लिखने के बाद इसके नीचे ये लिख लेना। चलो कॉपी करें वीडियो पॉज करके। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेना कहीं कैलकुलेशन में कुछ हो गया और रेशियो लेने में कुछ मिस्टेक हो गई तो उसको करेक्ट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक फिजिबल एग्जांपल से लेते हैं, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता है। जो मैं कहना चाहता हूँ सोर्स क्या है, तो लेट अस कंसिडर वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। अब मेरे को H2 बनाना है या H2 चाहिए मुझे। अब ये जो H2 है लेक से आए या फिर ये H2 ओशन से हमें मिले या फिर ये H2 लेबोरेटरी से मैं बनाऊँ। अगर ये H2 है और सोर्स इसका कुछ भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। H2 के अंदर हमेशा अगर वो पानी है तो 2 ग्राम
हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगी, दैट मीन्स 1:8 रेशियो में होगा। ठीक है, तो सोर्स पे भी कोई इसका फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो वही चीज़ जो मैंने पीछे लिखी थी यहाँ बता दी कि यहाँ पे H2 और यहाँ पे O2। अब ध्यान रखना, कई बच्चों कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ पे तो ऑक्सीजन एटम ही आपने O2 की लिख दिया। O2 इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका मैं बोल रहा हूँ जो ये बन रहा है, इसके जो एलिमेंट किससे कंबाइन होकर बन रहा है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। बट हाइड्रोजन का जो मैं बोलता हूँ स्टेबल फॉर्म है वो H2 होता है, इसी तरीके से ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है, O2 होता है। तो नेचर में H2 और O2 मिलेंगे। बट हाँ, इस कंपाउंड में आप बोलोगे सर ये तो H2 था तो आपने H2 लिख दिया, ठीक है, लेकिन O को O2 क्यों लिखा, क्योंकि इसका सोर्स है। बट अगर मैं मास की बोलूँगा तो O2 का क्या बोल दूंगा मैं, हाफ ले लो। ठीक है, अभी केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो मैं इसका आधा ले लूँगा। ठीक है, एक एटम नहीं लूँगा, उसका आधा ले लूँगा, तो हाफ ऑफ मास कितना आ रहा है 32, तो उसका हाफ करूँगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बाई वेट कैलकुलेट करता हूँ, तो इसमें 11.11% आएगा, और ऑक्सीजन का मैं कैलकुलेट करूँगा तो 88.89% आएगा। ठीक है, बाई वेट। तो एनी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई वेट। तो जो दूसरा हमने टर्म यूज करा था डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई वेट, उसका मतलब ये डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन। डेफिनेट प्रोपोर्शन तो जैसे हमने बोला 1:8 है, कांस्टेंट कंपोजिशन मतलब बाय मास आप देखोगे तो फिक्स हो गया, हमेशा पानी के अंदर 11.11% H2 होगा और 88.89% हमेशा क्या होगा, आपके पास हमेशा ऑक्सीजन होगा यानी। ठीक है, अब ये जो लिखा है अभी भी शायद हो सकता है किसी को कंफ्यूजन रहे, तो चलो मैं बता देता हूँ। परसेंटेज कैसे निकाल दी सर आपने, इसका H2 का टोटल मास कितना है। ठीक है, टोटल मास ऑफ H2O की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना आ जाएगा 18 ग्राम, ये हुआ टोटल मास। ठीक है, अब मुझे इस मास में आपको निकालना है कि हाइड्रोजन का कितना मास है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ H2 इन H2, वाटर के अंदर कितना परसेंटेज होगा, तो इस 18 ग्राम में से हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन है 2 ग्राम, तो मैंने लिखा ऊपर 2, और टोटल वाटर कितना है 18 ग्राम, और परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या कितना लिख लो 100। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा आपके पास एग्जैक्टली 11.11%। इस तरीके से ये आया। इसी तरीके सेम O2 के लिए निकाल सकते हैं। O2 के लिए निकालना है तो परसेंटेज ऑफ O2 इन H2, तो O2 कितना हो गया 16, तो 16/18 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 88.89%। और वैसे अगर दो ही एलिमेंट है और उसमें से एक का परसेंटेज निकल गया तो दूसरे का तो 100 माइनस करके डायरेक्ट भी तो निकाल सकते। ठीक है, 3 है तो 2 का इंडिविजुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तीसरे का दोनों का जो बचा हुआ है वो हो जाएगा नहीं। हाँ, ये चीज़ क्या है वैसे मैंने समझा दी है, बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है, परसेंटेज हम स्कूल में अपने एग्जाम में जो परसेंटेज आती है वो भी निकालते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे 500 में से 378 आए, अब उसमें से स्पेसिफिक बताओ साइंस में कितना है, तो साइंस में मैंने बोला भाई 100 में से मेरे 73 नंबर आए। ठीक है, या फिर बोलो 100 में तो ईजी हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर 70 मार्क्स का 5 सब्जेक्ट है तो 350 टोटल हो गए। अब 70 मार्क्स में से बोल रहा हूँ 47 मार्क्स आए मेरे साइंस में, तो क्या करोगे आप परसेंटेज निकालने के लिए साइंस की 47 डिवाइड बाई 70 इंटू क्या करोगे 100। तो इस तरीके से, और टोटल परसेंटेज आपको निकालनी है तो टोटल मान लो 350 में से आपके आया 273, तो 273 डिवाइड बाई 350 इंटू क्या करोगे 100, तो परसेंटेज जो हम परसेंटेज बेसिक निकालते हैं वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है। अब फिर भी ये चीज़ नहीं समझ में आए तो अभी आने वाले लेक्चर में हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट एक अलग से लेक्चर उस पर बनाएंगे। एक अलग से लेक्चर में एक्चुअली हम पढ़ेंगे उसमें कि परसेंटेज एक एलिमेंट की कैसे कैलकुलेट की जाती है, वही उसका एक बेसिक से थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया यहाँ पर कैसे निकाला गया। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी करें। चलिए अब बढ़ते हम आगे नेक्स्ट लॉ। ठीक है, 2 लॉ हो गए हमारे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया और लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन हमारे पास हो गया। थर्ड लॉ दे रखा हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर से बात करें तो इस लॉ को, ठीक है, किसने प्रपोज करा है, तो इस लॉ को इट वाज प्रपोज बाय जॉन डाल्टन। ठीक है, इनका भी आपने नाम सुना ही होगा। तो थर्ड जो लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसको जॉन डाल्टन ने क्या करा, प्रपोज करा है। और ये लॉ क्या बोलता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर देन
two compounds, then the masses of one of the elements that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number. ठीक है, तो स्टेटमेंट हो सकता है थोड़ा अजीब सा लगे, इसका मतलब क्या है? सिंपल से स्टेटमेंट का मतलब क्या बताता हूँ. अगर कोई दो एलिमेंट, कम से कम दो तो चाहिए, अगर कोई दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके वो कंपाउंड बनाते हैं दो से ज़्यादा. अब दो से ज़्यादा कैसे? जैसे मानो सी और ओ, दो एलिमेंट हो गए. एक कंपाउंड बना सकता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कंपाउंड बना सकता है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. दो कंपाउंड हो गए. ऐसे दो थे. एक होता है कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, तीन कंपाउंड बना सकता है वैसे. ठीक है, तो इसको रिडॉक्स वगैरह में हम पढ़ेंगे C3O2 वगैरह को. तो इस तरीके से दो कंपाउंड मिलके, दो एलिमेंट मिलके दो से ज़्यादा कंपाउंड अगर वो बना रहे तब उसके लिए ये लॉ बोला गया है. एक और एग्जांपल लेते हैं हम वाटर का, वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें पता है क्या बनाता है? H2 वाटर. और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ही हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 भी बनाता है. आ रही बात समझ में? तो ऐसे कम एलिमेंट्स के लिए लॉ एप्लीकेबल है जिसमें दो एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाता हो. फॉर एग्जाम्पल अलग अलग ऑक्साइड्स होती है. तो जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की हम बात करें तो NO भी बनाता है, N2O भी बनाता है. ठीक है, NO2 भी बनाता है, N2O3 भी बनाता है, N2O5 भी. ठीक है, 4-5 तरीके ऑक्साइड्स बनाता है. तो ऐसे एलिमेंट जो दो एलिमेंट कंबाइन होके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है उसके लिए लॉ एप्लीकेबल है. अब ये लॉ एप्लीकेबल किसके लिए वो समझे. अब लॉ क्या बोल रहा है? लॉ ये बोल रहा है कि अगर उसमें से दो एलिमेंट है तो उसमें से एक एलिमेंट का मास अगर हम क्या कर दे, फिक्स कर दे, एक एलिमेंट का मास हम क्या कर दे, अगर फिक्स कर दे, तो जो दूसरे एलिमेंट का मास होगा हर एक कंपाउंड के अंदर जिसमें एक से ज़्यादा बना रहा है, तो वो एक फिक्स्ड होल नंबर के रेशियो में हमें आइडेंटिफाई होगा. ठीक है, तो कैसे? तो उसके एक एग्जांपल से हम समझते हैं. तो पहले आप इसको कॉपी करें. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ठीक है, तो इसमें हम देखें हाइड्रोजन ले लिया एक. ठीक है, साथ में हमने ऑक्सीजन ले लिया. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो हो गए अलग अलग एलिमेंट. जैसा अभी मैं बोल रहा, तो एक तो इसने कंपाउंड बनाया H2. ठीक है, कंपाउंड ऐसा नहीं आपके मन में आया जो बना लिया आपने, बोला H2O3 बना दूंगा, H2O5 बना दूंगा, नहीं. वो कंपाउंड जो एक्चुअल में बनते नेचर में एग्जिस्ट करते. ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि हमने पकड़ा एटम और जोड़ दिया और बना दिया, जबरदस्ती तो होगा नहीं. वो एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल होगा, तभी वो मॉलिक्यूल बनेगा नहीं. ठीक है, तो एक तो बनाया हमने H2O2. अब इसमें मैं ना H2O2 की बात करूँ तो ऑक्सीजन के मास की बात करूँ तो ये 16 क्या बता रहा है? इस ऑक्सीजन का मास बता रहा है H2O के अंदर, पानी के अंदर ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम. तो इसने 16 लिखा है. दूसरा कंपाउंड जैसे मैंने बोला H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें आप इसका मास देखोगे तो ऑक्सीजन का कितना मास है? 32. अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो द मासेस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 ग्राम एंड 32 ग्राम विच कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम बियर अ सिंपल इंटीग्रल रेशियो 1:2. ठीक है, तो यहां से आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया तो फिर ध्यान से सुनना. मैं इसमें कह रहा हूं, ठीक है, यहां मैंने बोला H2O की अगर मैं बात करूं तो H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मास की बात करें तो यह है 2:16 के रेशियो में. 2 तो मास है किसका? हाइड्रोजन का, और 16 मास है किसका? ऑक्सीजन का H2O के अंदर. अभी देखा ही था हमने. सिमिलरली इसी तरीके से अगर H2O2 में अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन तो अभी भी यहाँ पे 2 ग्राम है. ठीक है, और ऑक्सीजन के दो एटम आ गए, तो एक एटम का मास 16, तो दो का कितना होगा? 32. तो 2:2 ये आ गया 32. ठीक है, तो यहां पर मास किस फॉर्म में कंबाइन हुआ? 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन. यहां कैसे कंबाइन हुआ? 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन. अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के अंदर ये जो मास कंबाइन हुआ, इसमें से जरूरी नहीं मैं हाइड्रोजन का फिक्स करूं, वो इजी था इसलिए हाइड्रोजन का फिक्स करा. मैं ऑक्सीजन का भी फिक्स कर सकता था, और चाहो तो आप करके देख लेना. ठीक है, लेक्चर देखने के बाद खुद से ट्राई कर लेना. या तो मैं ऐसे बोल लूँ, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिख लूँ. सिंपलेस्ट मतलब 2:16 को मैं क्या लिख दूँ? या तो लिख दूँ 1:8, और इसको क्या लिख दूँ? 1:16 लिख दूँ, या 2 इसमें भी रहने दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फिर भी चलो सिंपलेस्ट रेशियो में ले लिया, तो 1:8 ले लिया, 1:16 ले लिया. तो अब इसने बोला कि जो दो या दो से जितने भी ज़्यादा कंपाउंड बन रहे उसमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए. फिक्स मतलब सब में सेम रहना चाहिए.
जैसे यहाँ मैंने क्या करा, हाइड्रोजन का मास यहाँ पे भी 2 ग्राम है, यहाँ पे भी 2 ग्राम है, तो और कोई एलिमेंट ऐसा होता तो उसमें सबका मास वहाँ पर हाइड्रोजन होता तो मैं उसका 2 ग्राम ही लेता, मतलब फिक्स कर देता जो भी जो कॉमन होता है। नहीं ये तो कॉमन बनाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 ग्राम इधर है और 2 ग्राम इधर है। अब मैं कह रहा हूँ इसके 2 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का कितना कंबाइन हो रहा है, 16 ग्राम, और इसके 2 के साथ कितना कंबाइन हो रहा है, 32 ग्राम। तो जब एक एलिमेंट का अलग अलग कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास जब फिक्स कर देता हूं और उस फिक्स्ड मास के साथ दूसरे एलिमेंट का मास जितना कंबाइन हो रहा है उनका जब मैं सिंपलेस्ट रेशियो लूंगा, मतलब इसके साथ कितना कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन का, यहां मैंने लिखा H2O में, ठीक है। H2O में ऑक्सीजन के मास की बात करूं तो ये कंबाइन हो रहा है 16। H2O2 में ऑक्सीजन का मास कंबाइन हो रहा है 32, ठीक है। और इन दोनों का जब मैं रेशियो निकालूंगा तो ये किस में आएगा, 1:2 सिंपलेस्ट रेशियो में आएगा, यानी ठीक है 1 2 3 4 इस तरीके से। आ रही बात समझ में? तो यही लिखा है 1:2 इनकी बात करिए। आ रही बात समझ में? ये इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता था कि मुझे क्या करना होता, ठीक है, ट्राई करना अगर हो पाए तो, है ना। ध्यान से सुनना, क्या बोलो, हाइड्रोजन का मास फिक्स ना करके मैं हो सकता हूँ दूसरे एलिमेंट का मास फिक्स कर दूँ, जैसे ऑक्सीजन का मैंने कर दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 है और यहाँ पे 32 है, तो 16 और 32 है, तो यहाँ पे तो सेम कैसे करूँ, तो एक तो बात है या तो मैं 32 को कम करके 16 कर दूँ, या दूसरी चीज़ है कि 16 को बढ़ा के 32 कर दूँ, वो आपकी इच्छा है। अगर मेरे को 16 को बढ़ा के 32 करना है तो इस पूरे को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 32, और ये 2 और 32 हुआ, तो 32 दोनों में फिक्स हुआ, तो ये कितना होगा 4 और ये कितना हो जाएगा 2, तो 4:2 मतलब 2:1 सिंपलेस्ट रेशियो हमारा वापस। और ठीक है, अगर मैं इसको 16 कर दूं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1:2 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 1:16 और 2:16, 16 फिक्स हो गया, तो भी देखोगे तो 2:1 आएगा, ठीक है। तो जिन लोगों को बच्चों को समझ में आ गया तो खुद से अपने पेन चला के करके देखना। बाकी हाँ, ये इसलिए कह रहा हूँ, ये इसलिए बताया कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ही एलिमेंट को फिक्स करो, आपकी जो इच्छा उस एलिमेंट को फिक्स करो, लेकिन उस एलिमेंट का मास हर एक कंपाउंड में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए कॉपी करें इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट लॉ पे। 3 लॉ हम पढ़ चुके। नेक्स्ट जो है वो है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अभी तक जो लॉ पढ़े थे वो तीनों लॉ कहीं पे भी लगा लो, सॉलिड लिक्विड गैस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ये 4th लॉ है, ठीक है, ये जो 4th लॉ है ये स्पेशली गैसेस के लिए है, एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस, ठीक है। तो स्टार मार्क करके लिख लेना, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस, ठीक है। पीछे के तीनों लॉ सब पे लग जाएंगे, सॉलिड लिक्विड गैस पे, लेकिन ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे लगेगा, सॉलिड और लिक्विड पे नहीं लगेगा। इसलिए इसके नाम में भी आप देखोगे गैसियस वॉल्यूम की बात करी, किसी का भी वॉल्यूम नहीं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े, इसमें ये लिख लेना पहली बात तो। चलिए फिर आगे बढ़े इसमें, तो यह लॉ क्या कहता है तो हम देखते हैं। व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस कंबाइन हो रही है और वो कोई गैसेस प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो जो कंबाइन हो रही है गैसेस और वो जो प्रोडक्ट बन रहा है सभी एक सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर कंबाइन होती है और एक सिंपलेस्ट रेशियो में ही हमारा एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि वो जो रिएक्शंस हो रही है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर होनी चाहिए, फिक्स्ड वैल्यू है। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ी देर तो कुछ 25 डिग्री रखा, थोड़ी देर बाद आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, कितना 50 डिग्री कर दिया, फिर बोला अब तो सेम का हुआ, तो वो नहीं। टेम्परेचर और प्रेशर उस रिएक्शन के लिए उस स्पेसिफिक टाइम पे कांस्टेंट और सेम होना चाहिए। और उस केस में जो भी रिएक्टेंट में गैसेस कंबाइन हो रही है और जो प्रोडक्ट में गैसेस बन रही, उनका जो आप रेशियो देखोगे वॉल्यूम का, तो वो क्या मिलेगा आपको, वापस से सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा, ठीक है। कैसे, तो एग्जांपल से आप समझे। और एक चीज और लिख लेना फिर से, इसको प्रपोज किसने किया, तो वो तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज प्रपोज बाय गे-लुसैक, ठीक है, वो नाम में दे रखा है ऑलरेडी इसके, ठीक है। तो चाहे तो पहले आप ये लिख ले, इतना स्टेटमेंट लिख लेना, और इट वाज प्रपोज्ड बाय गे-लुसैक लिख लेना।
ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यहाँ पर दिया गया है thus 100 ml of hydrogen combined with 50 ml of oxygen to give 100 ml of water vapor। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंबाइन हो रही है 100 ml किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। हाइड्रोजन गैस कंबाइन हो रही है 100 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर भी क्या एज ए गैस हम इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, और तीनों का हमें वॉल्यूम दे दिया 100 ml, 50 ml एंड देन 100 ml। ठीक है, तो अगर इनका सिंपलेस्ट, अगर ये क्या लिखा, अगर सिंपलेस्ट रेशियो की बात करूँ तो 100 50 100, तो ये क्या हो जाएगा 2:1:2 इस रेशियो में कंबाइन हो रही है। ठीक है, हमने बोला सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइन होगी बाय वॉल्यूम। तो अगर सिंपलेस्ट रेशियो ले लूँ तो ये आ जाएगा 2:2, ये आ जाएगा 1:2 और ये आ जाएगा फिर से 2। तो वही बोला व्हेन अ गैस कंबाइन और प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के सिंपल रेशियो मतलब 2:1:2 के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी। ठीक है, ये हमारा गैलो-सेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है। तो कॉपी करें इसको। चलिए फिर आगे देखते हैं, इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। हाइड्रोजन गैस लिया और सिंपल है में समझने के लिए मैंने बोला हाइड्रोजन गैस का 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया। एक और हाइड्रोजन गैस का मैंने बोला क्योंकि नेचर के अंदर हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, H2 के गैस में। तो मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए और 2 मॉलिक्यूल के लिए इसके लिए माना इसका एक 1 वॉल्यूम हो गया और इसका भी 1 वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल का 1 वॉल्यूम मैंने माना। ठीक है, दोनों का 1 मॉलिक्यूल हो गया, वॉल्यूम हो गया। इसी तरीके से O2 लिया, उसका भी 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिया। जब ये कंबाइन हुआ, ठीक है, तो इसने क्या बनाया 2H2, तो इसने क्या बनाया 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। अब इसको देखोगे क्या सर 1 वॉल्यूम और ये 2 वॉल्यूम क्या मतलब है इसका। मैं बोल रहा हूँ जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हमने कैसे बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है हमेशा। रिएक्टेंट में जितने एटम है एज इट इज सेम उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो मैं प्रोडक्ट में जब लिखूंगा H2, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है इसलिए रिएक्टेंट में हम H2 लिखेंगे और ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है इसलिए O2 लिखेंगे। हाँ, दोनों जब कंबाइन होते एक प्रोडक्ट बना रहे हैं H2। अब उसको बैलेंस करने के लिए आपको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है, वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, वो आपको खुद को देखना पड़ता है। तो एक बेसिक आइडिया, और आगे आने वाले रिएक्शंस में हम लेक्चर्स में हम देखेंगे भी कि किस तरीके से इनको बैलेंस किया जाता है हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, वो देखना बस नॉर्मल जैसे आज तक करते हो वैसे ही। तो जब बैलेंस रिएक्शन लिखोगे तो वो क्या होगी, जब बैलेंस रिएक्शन लिखोगे तो वो होगी 2H2 + O2 2H2। ठीक है, H2 + O2, H2 तो आप लिख दोगे। अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, आधा एटम या आधा मॉलिक्यूल तो नील हो गया। तो आपने क्या करा, 2 इसके ले लिए, 1 इसका हुआ, 2:1 में कंबाइन हुआ और 2 मोल्स क्या बना लिए H2 के बना लिए, 2 मॉलिक्यूल H2 के बना लिए। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करा, ये HH एक मॉलिक्यूल, ये HH एक मॉलिक्यूल। तो टोटल तो 4 हाइड्रोजन एटम यूज हो रहे हैं और ऑक्सीजन एटम 2 यूज हो रहे हैं। लेकिन इसको एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, और जब कंबाइन हो तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। इस एक हाइड्रोजन के इस एक मॉलिक्यूल को मैंने बोला उसका एक वॉल्यूम, दूसरे को मैंने बोला दूसरा वॉल्यूम, मतलब 1 वॉल्यूम इसका और 1 वॉल्यूम इसका और 1 वॉल्यूम इसका। ये जब कंबाइन हो रहे तो 2 वॉल्यूम हमें इसके मिले। तो ये 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम कुछ है नहीं। ठीक है, सिंपल से समझना कि जब गैसियस रिएक्शन हो रही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, दोनों सारे रिएक्टेंट और सारी गैसेस बन रही है, उस केस के अंदर वो उनका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, उनका जो वॉल्यूम होता है वो जो हम आगे कॉफिशिएंट्स लगाते हैं ना, यहाँ पे जैसे 2 लगाया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 लगाया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे जो कॉफिशिएंट्स लगाते हैं वही, ठीक है, हमें वही मोल भी बताता है उस रिएक्शन का, मोल रेशियो भी बोलते हैं और उसी को हम वॉल्यूम रेशियो भी बोलते हैं। कैसे, तो अभी ठीक है एक चीज़ मैं प्रूव करने वाला हूँ आगे, उससे फिर से समझ में आएगा। एक दूसरे लॉ से मैं प्रूव करूँगा लेकिन वहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखना, जब भी गैसियस रिएक्शन हो रही है तो उन गैसियस रिएक्शन के अंदर जब हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में हर रिएक्टेंट के आगे एक नंबर लिखा होता है, या हर प्रोडक्ट के आगे एक नंबर लिखा होता है, जिसको हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। सब चीज़ें आगे आएगी लेक्चर में। अब ये जो नंबर है ना 2, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 और यहाँ 2, ये कहलाता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें बताता है कि कोई भी रिएक्शन किस रेशियो के अंदर रिएक्ट कर रही है। अगर ये गैसेस है तो ये बताएगी कि इसका, जैसे मैंने ये अगर लीटर में लिया तो ये 2 लीटर 1 लीटर 2 लीटर, अगर मैं ml में लिया तो ये 2 ml 1 ml और 2 ml, इस रेशियो के अंदर बताती है। और नॉर्मल हो तो हम इसको मोल्स भी बोलते हैं, इसके 2 मोल्स इसके 1 मोल्स के साथ कंबाइन हो और इसके 2 मोल्स बना लिए,
ठीक है, वो सब बैलेंस रिएक्शन में। तो इस लॉ ने क्या बोला है, गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इसने बोला कि अगर गैसियस रिएक्शन हो रही जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे गैसेस है, तो उस केस में उनका जो वॉल्यूम होगा वो सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर होगा। वही यहाँ से समझाने की कोशिश करिए। Thus the volume of hydrogen and oxygen which combine together, that is 100 ml and 50 ml, bear a simple ratio 2:1। ठीक है, वो अभी हमने पीछे वाले स्लाइड में मैंने बताया था। और वापस जो इसका बनेगा 100 ml फिर से बनेगा, तो वो फिर से मैं उसको बोल सकता हूँ 2:1:2 में बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा लॉ है, गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। और गैसेस जब कंबाइन होती है तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ वॉल्यूम के अंदर कंबाइन होगी। जो कोफिशिएंट लिखा हुआ उसी को हम वॉल्यूम बोल देंगे। लीटर मेंशन करा तो लीटर बोल देंगे, मिलीलीटर बोल रखा है तो मिलीलीटर मेंशन कर देंगे। ठीक है, चलिए तो इसको आप कॉपी करें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट जो लॉ है वो है एवोगैड्रोस लॉ। फिर से अगर मैं बोलूँ ये लॉ किसने प्रपोज कराया तो वो नाम आपको दे रखा है। एवोगैड्रो नंबर जो आपने सुना था, पढ़ा था, वो यही है। ठीक है, उन्हीं ने ये लॉ प्रपोज करा है। लॉ क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, आप देखोगे अलग अलग कलर से भरा है, रंग बिरंगा। ठीक है, देखने में कुछ लोगों को अजीब भी लगता है, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, लेकिन हर एक लाइन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। इसलिए पहली बात तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। अगेन गै-लुसैक्स लॉ भी और एवोगैड्रो लॉ भी, दोनों ही लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, दूसरी बात हमने बोला कि गैस कोई सी भी ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, HCl गैस ले लो, नाइट्रोजन गैस ले लो, क्लोरीन गैस, जो भी गैस, हीलियम गैस ले लो, कोई सी भी गैस ले लो। अगर मैंने बोला उन सभी गैसेस का वॉल्यूम अगर इक्वल है, ठीक है, उन सभी गैसेस का वॉल्यूम अगर 1 लीटर आपने हीलियम ले ली, 1 लीटर नाइट्रोजन ले ली, 1 लीटर ऑक्सीजन, सब अलग अलग कंटेनर में ले लिया आपने, अलग अलग इक्वल नंबर ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ले ली अलग अलग कंटेनर में, कि उनका वॉल्यूम फिक्स है कि 1-1 लीटर सब ले ली। तो ये कह रहा लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, तो उन सभी कंटेनर के अंदर इंडिविजुअल गैसेस के मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। यानी बट कंडीशन है कि उन सब की कंडीशन भी सेम होनी चाहिए, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब समझो पूरा, मैंने यहाँ पे 4 कंटेनर ले लिए 1-1 लीटर के। ठीक है, चारों कंटेनर का ये जो अभी रूम का टेम्परेचर है, ठीक है, वो मैंने मान लिया 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। प्रेशर मैंने एटमॉस्फेरिक मान लिया 180 में, तो प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स हो गया रूम का। चलो अब 4 जो कंटेनर है, 4 कंटेनर का वॉल्यूम तो 1-1 लीटर के लिए सारे मैंने। ठीक है, अब 4 कंटेनर में अलग अलग गैसेस रख दी मैंने। पहले के अंदर हाइड्रोजन गैस H2 गैस, दूसरे में O2 गैस, तीसरे में N2 गैस, चौथे में हीलियम गैस। चारों गैसेस की 1-1 लीटर मैंने कंटेनर ले लिए, चारों गैसेस के 1-1 लीटर वॉल्यूम मैंने ले लिया। अब मैं अगर मैं उसमें कैलकुलेट करना चाहूँगा, मैं उसमें जानना चाहूँगा कि उसमें वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है हाइड्रोजन गैस का, वॉल्यूम तो मुझे पता है ये 1 लीटर है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने, हाइड्रोजन के कितने मोल्स है, नाइट्रोजन के कितने मोल्स है, ऑक्सीजन के कितने मोल्स है और हीलियम के कितने मोल्स है, और कितने कंटेनर रख लो गैसेस के, अलग अलग गैस कोई फर्क नहीं पड़ता है। गैस कोई जरूरी नहीं है, जैसे हीलियम लिया तो एक मोनो एटॉमिक गैस है, ऑक्सीजन लिया तो डायटोमिक, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों डायटोमिक है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप HCl गैस ले लो जिसमें हेट्रो एटॉमिक यानी 2 अलग अलग एटम आ रहे हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CO2 गैस ले लो आप, ठीक है, एक कंटेनर CO2 का ले लो जिसमें 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अकेले एटम वाली गैस है या 2 एटम से मिलके गैस बनी हो, या 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलके गैस बनी हो, या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके गैस बनी हो लाइक CO2, ठीक है, CH4 गैस, मीथेन गैस, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइप ऑफ एटम irrespective of their type of atom it consist। कोई सा भी एटम हो, कोई सेम एलिमेंट का हो, अलग एलिमेंट का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उनका वॉल्यूम मैंने सबका सेम ले लिया, सबका 1-1 लीटर लिया, 2 लीटर लिया सबका, या सबका 5 लीटर, सबका 1000 लीटर, कोई वॉल्यूम बस सेम होना चाहिए। वॉल्यूम सेम है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, मतलब सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे, तब हमेशा उनके मोल्स भी सेम होंगे। अगर 1 लीटर CO2 गैस का इस रूम टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पे अगर उसका
1 लीटर गैस का जो CO2 गैस के अंदर अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास 150 मोल्स मिले मुझे, उसको मैंने जब कैलकुलेट करा या एक्सपेरिमेंटली मैंने उसको काउंट करा, तो सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे 1 लीटर ऑक्सीजन गैस के अंदर भी 150 मोल्स O2 के मिलेंगे और सेम 150 मोल्स हीलियम के मिलेंगे, 150 मोल्स नाइट्रोजन गैस के मिलेंगे, 150 मोल्स HCl गैस के मिलेंगे। आ रही बात समझ में? ये एवोगैड्रो लॉ है कि अगर इक्वल वॉल्यूम ले लिया तो गैस कोई सी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, दैट मीन्स सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे। ठीक है, चलिए इस लॉ को लिखिए और एक एग्जांपल सॉ इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन दे दिया हमें, इफ टू डिफरेंट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो मैं जान करके हाइड्रोजन लिया H2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, अलग अलग, एक तो डायटोमिक है लेकिन सेम एटम है, एक ट्राई एटोमिक है मतलब 3 एटम से मिली है लेकिन उसमें भी 2 अलग अलग एलिमेंट है, कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो इस तरीके से, क्योंकि आपको लगेगी मास है ज़्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे एटम से मिलकर बना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हैव सेम मोल्स, दैट इज मैंने मान लिया 1 मोल ईच है, देन देयर वॉल्यूम इज ऑल्सो भी सेम। अब उल्टा मैं कह रहा हूँ, ठीक है, एवोगैड्रो लॉ ने क्या बोला कि वॉल्यूम अगर सेम होगा, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उनके मोल्स क्या होंगे, सेम। अब मैं उल्टा कह रहा हूँ, अगर मैंने मोल्स सेम ले लिए, 2 डिफरेंट गैसेस के अगर मोल्स सेम ले लिए एट सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो बताओ उनका वॉल्यूम भी सेम होगा क्या? दोनों वाइस वर्सा होना चाहिए, सही बात है। अगर वॉल्यूम सेम होने पे मोल सेम है तो मोल सेम होने पे वॉल्यूम भी सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चलो तो इसको प्रूव करते हैं हम। अब इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए एक चीज आपको मैं यहां पे बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना क्या है वो। NCERT 11th का 5th चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, उसको गैसेस स्टेट भी बोलते हैं। उसमें हम पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ये नाम हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, और वो इक्वेशन है PV = nRT, उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि हो सकता है आपने नहीं सुना हो या वो सर वो तो आया ही नहीं, कैसे पढ़ा दिया, बस उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर आई है। तो अभी आपको ऐसे कुछ नहीं, समझ में सब कुछ आएगा, बस वो जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो इक्वेशन में यूज़ कर रहा हूँ इसको प्रूव करने के लिए। और जब वो चैप्टर पढ़ोगे तब फिर से गैल-लुसैक्स लॉ और ये एवोगैड्रो लॉ फिर से उस चैप्टर में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों गैसेस के लिए और स्टेट्स ऑफ मैटर किसके लिए, पूरा चैप्टर गैस, दोनों चीज वाइस वर्सा साथ चलेगी। तो उस चैप्टर में ये 2 लॉ वापस आएंगे, और वही कह रहा हूँ कि उस चैप्टर का मैं PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV = nRT। अब ये PV = nRT क्या है, यहाँ पर जो P है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, V जो है ये वॉल्यूम ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो N है वो मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, मोल्स ऑफ गैस लिख देता हूँ, ठीक है, मोल्स को N से रिप्रेजेंट करते। फिर जो R है ये गैस कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको एक्चुअली, कि इसकी R की वैल्यू फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होता है। R की वैल्यू अलग अलग होती है, वो डिपेंड करती है हमें कहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है, तो ये उस चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। फिर भी बताता हूँ कि इसमें 8.315 एक अगर वैल्यू आपने सुनी होगी तो वो तब यूज़ करते हैं जब जूल के अंदर हमें एनर्जी के फॉर्म में रिक्वायरमेंट होगी। अगर एनर्जी कैलोरी में दे रखी है तब इसकी वैल्यू 2 हो जाती है, वो सब मैं प्रूव करूँगा उस चैप्टर में। और अगर ATM लीटर में, अगर इसकी ATM लीटर मोल पर केल्विन के अंदर इसकी ज़रूरत है, ठीक है, अगर हमें यूनिट में ATM लीटर की ज़रूरत है तब 0.0821 इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं। चलो फिर लास्ट रह गया टेम्परेचर, T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग, एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग हमने बोला था कि इसमें क्या है, 2 चीज, एक तो प्रेशर और टेम्परेचर, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये प्रेशर और यहाँ पर ये टेम्परेचर, ये तो दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर वॉल्यूम मैंने बोला, यहाँ पर उल्टा बोल दिया मैंने कि वॉल्यूम यहाँ पर क्या ले लो आप, प्रूव करना है मुझे, और इनके जो मोल्स है वो N मोल्स की जगह मैंने कितना लिखना है, यहाँ पे 1 मोल लिखना है, और R तो गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स है। अब सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि हम ये सब चीज़ें क्या करते हैं
रूम टेम्परेचर पे करते तो रूम टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो जनरली हम क्या कर लेते, फिक्स कर लेते यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे जो प्रेशर है अपना, जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो होता है 1 atm, ठीक है। ये हमारा रूम टेम्परेचर होता है, प्रेशर 1 atm ले लिया, इसको फिक्स कर दिया। और टेम्परेचर ऐसा नहीं 1 ही लो, आपकी इच्छा है जो ले लो, अप्लाई कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो आपने प्रेशर ले लिया 1 atm, और जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे 273 केल्विन, ठीक है, जिसको हम STP भी बोलते हैं, यानी, ठीक है। तो ये ले लिया हमने 273 केल्विन, जिसका मतलब क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। अब एक टर्म आपको सुनने को मिलेगा, वो टर्म होता है STP। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट जो हमारे नेचर में मिलता है उसी को हम बोलते हैं। तो जो प्रेशर होता है हमारा नेचर का वो होता है 1 atm, तो ये हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर है। और टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री को हम टेम्परेचर स्टैंडर्ड लेते हैं, तो ये कितना हो जाता है 273 केल्विन। कई बुक्स में ये STP NTP के नाम से भी मिलेगा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बस उतना फर्क इतना आता है कि नॉर्मल की जगह हम वहाँ पे क्या लेते हैं, प्रेशर तो 1 atm ही रहता है, और टेम्परेचर को हम क्या ले लेते हैं 298 केल्विन, दैट मीन्स 25 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो STP NTP में इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना STP का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये आपको याद रखनी है। प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 273 केल्विन, ठीक है। नॉर्मल आ जाए तो नॉर्मल के केस में प्रेशर तो वही रहेगा, NTP के केस में प्रेशर तो वही रहेगा, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा 25 डिग्री, मतलब 273 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने लिखा आइडियल गैस जो इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT जो हमें दे रखी है, इस PV इक्वल्स टू nRT के अंदर जो जो जिसका मतलब था वो मैंने बता दिया, और उसमें भी हमने वैल्यू फिक्स कर दी। STP पे अगर हम बात करें तो प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 273 केल्विन, और जो R है वो क्या है, गैस कांस्टेंट है। जब प्रेशर atm में हो, टेम्परेचर केल्विन में हो, और वॉल्यूम किसके अंदर ले रखा हो, लीटर में, तो n की वैल्यू हम लेते हैं 0.0821 एटमोसफियर लीटर मोल पर केल्विन, जो इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी करें, चलो मैं पहले एक बार कर देता हूँ पूरा, फिर नेक्स्ट स्लाइड में आप इसको कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हुई नॉर्मल सारी वैल्यू। हाँ, जो R की वैल्यू रह गई थी वो भी लिख देता हूँ मैं। R जो हमारा गैस कांस्टेंट है 0.0821, इसकी यूनिट होती है atm लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है। अभी ध्यान रखना सब गैस स्टेट्स ऑफ मैटर 5th चैप्टर में आ जाएगी, अभी मैंने कांस्टेंट वैल्यू बता दी। अब मैं बोल रहा हूँ कि 1 मोल गैस का, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है। या तो हमने 2 गैस के नाम लिखे थे या मैंने एनी गैस लिख दिया, ठीक है। तो उसके लिए मैंने IGE आइडियल गैस इक्वेशन लिखी यहाँ पे, PV इज इक्वल्स टू nRT, सही है। यहाँ पर हम इनके वैल्यूज लिखेंगे। प्रेशर कितना होगा 1 atm, ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा मैं, प्रेशर 1 atm है। वॉल्यूम कितना होगा मुझे पता नहीं है, तो मैं उसको वॉल्यूम लिख रहा हूँ, और इधर नीचे L लिख रहा हूँ, मतलब वॉल्यूम इन लीटर। N की वैल्यू हमने फिक्स कर दिया, 1 मोल के लिए बताना तो 1 लिखा, N मोल की कोई यूनिट नहीं होती। R 0.0821 लिखा मैंने, atm लीटर, ये यूनिट वगैरह सब यहाँ लिख दी। टेम्परेचर 273, तो यहाँ पे 273, ठीक है। इसको आप पूरे को क्या कर ले, सॉल्व कर ले, यानी मल्टीप्लाई कर ले सिंपली। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आपके पास आएगा ये, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 22.4 लीटर, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 22400 मिलीलीटर, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो लीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीलीटर में। ये जो वैल्यू मिली है ना, ये फिक्स हो गई। अब फिक्स कैसे हो गई है, तो अब ध्यान से सुनना।
मैंने बोला कि ये जो आइडियल गैस इक्वेशन ही किसके लिए एप्लीकेबल होती है, नाम से पता लग रहा है गैसेस के लिए। तो PV इक्वल्स टू NRT में जब मैंने वैल्यूज़ फिक्स करी मतलब मैंने STP पे बात करी, ठीक है, यहाँ पे चाहो तो लिख लेना, ठीक है, कहाँ बात हो रही, एट STP। किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे कर लो, ये फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन हम जनरली STP बात करते हैं, क्वेश्चन STP पे आते हैं तो हम STP पे कर रहे हैं। किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे भी करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो वो फिक्स हो जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि PV इक्वल्स टू NRT के फॉर्मूले आप देखोगे तो कोई मॉलिकुलर वेट आ ही नहीं रहा है या मोलर मास आ ही नहीं रहा है। तो गैस कोई सी भी ले लो, अगर गैस का मैंने 1 मोल लिया, अब गैस का नेचर कैसा भी हो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इसका जैसे ही मैंने वैल्यू 1 मोल लिया तो उसका वॉल्यूम हमेशा कितना आएगा, 22.4 लीटर आएगा या 22,400 मिलीलीटर आएगा एट STP। टेम्परेचर 273 केल्विन फिक्स कर दिया, प्रेशर 1 atm मैंने फिक्स कर दिया। तो 1 मोल कोई सी भी गैस ले लो, इस फॉर्मूले में टाइप ऑफ नेचर ऑफ गैस कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है, क्योंकि गैस का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें, उसके नेचर से फर्क नहीं पड़ रहा है। गैस का तब लेना देना होता है कि अगर इसमें कोई मोलर मास आ रहा हो गैस का फॉर्मूले में, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि कोई सी भी गैस ले लो, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है ना वो फिक्स्ड हो जाता है, वो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है और छोटा सा एक डेराइव करके मैंने बताया जिसको आपको याद रखनी है। और एक तरीके से ये मोल का तीसरा फॉर्मूला आ गया, जो कि मैं कहता था 4 फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो ये मोल का तीसरा फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला कौन सा है, वेट से रिलेटेड, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट जो हम लिखते हैं। दूसरा फॉर्मूला नंबर से रिलेटेड, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय Na एवोगैड्रो नंबर। और ये तीसरा फॉर्मूला आ गया वॉल्यूम से रिलेटेड, और ये स्पेसिफिकली किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। ठीक है, क्या है वही लिखता हूँ। इसके आगे एक इंपॉर्टेंट बात कि हो सकता है कई बार बच्चे जो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं अलग अलग चीज़ों में, तो अलग अलग देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार जो है ना आजकल वॉल्यूम की जगह 22.4 की जगह 22.7 लीटर लिखा हुआ आता है। तो बच्चे बोलते हैं सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, 22.4 था और आपने 22.7 आता है बुक्स में लिखा हुआ, तो ये क्या चीज़ है। तो बेटा दोनों चीज़ सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है, दोनों चीज़ सही है। 22.7 लीटर आएगा या 22700 मिलीलीटर आएगा। अब ये है क्या, ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, ये डिफरेंस आ रहा है एक यूनिट की वजह से, यानी गलत दोनों नहीं है। पुरानी जो बुक्स थी है ना, वो इसी को 22.4 पे, और आजकल न्यूमेरिकल भी जो ज़्यादातर देखोगे तो 22.4 लीटर पे ही आता है। 1 वॉल्यूम यानी 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम की बात करते हो 22.4 ही है। कुछ बुक्स में ये जो वॉल्यूम है ये 22.7 दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि डिफरेंस जो आ रहा है, डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर अभी हमने किस में लिया, 180। अगर मैं प्रेशर 1 बार ले लूँगा ना, तब ये वैल्यू मिल जाएगी 22.7। और अगर मैंने, ठीक है, अगर मैंने प्रेशर 1 atm ले लिया, अगर मैंने प्रेशर 1 atm ले लिया तो वॉल्यूम आपको मिलेगा 22.4 लीटर। इतना सा फर्क है। अगर प्रेशर की यूनिट आपने 1 atm लिए तब तो 22.4 लीटर मिलेगा वॉल्यूम आपको इसी फॉर्मूले के अंदर। और अगर आपने 1 बार ले लिया तो वैल्यू 22.7 होगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो atm और, ठीक है, यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ atm और बार के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपको क्लैरिफाई कर देगा कि जो 1 atm होता है, ठीक है, 1 atm जो होता है वो 1.01325 बार के बराबर होता है। आ रही बात सुने, बहुत स्मॉल सा डिफरेंस है, बहुत स्मॉल सा चेंज है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली और बुक्स में जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ इस वजह से आता है क्योंकि 1 atm 1.0312 है बहुत, तो इसलिए नेग्लिजिबल मान के जनरली 22.4 ही लेते। फिर भी अगर किसी बुक में आपको देखने को मिल रहा है तो वो इस रीजन की वजह से देखने को मिल रहा है कि वो 22.7 इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रेशर किस में लिया गया, बार में लिया गया। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे प्रूव हो गया कि वॉल्यूम किसी भी गैस का 22.4 लीटर होगा। कब, जब उसका 1 मोल ले लूँगा। तो 2 मोल ले लूँगा तो इसका डबल कर दो, यहाँ पर क्या कर दो 2 लिख दूँ तो इसका डबल आ जाएगा। 3 मोल ले लूँ तो 3 टाइम हो जाएगा, 4 लो, तो मतलब 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। क्लियर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ
कि अगर मुझे मोल्स कैलकुलेट करने किसी भी गैस का उसका वॉल्यूम दे रखा है तो मैं उसको क्या करूँ 22.4 से डिवाइड कर दूँ तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? चलिए पहले इसको कॉपी करिए फिर वो बाद में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ से कॉपी कर ले इसको पूरा। ठीक है, फिर आगे ये कॉपी कर ले इसको। ठीक है, अब ये जो आपने कॉपी कर लिया है, ठीक है, तो आगे ठीक है, इसको आप कॉपी कर ले एक बार। मैं इसको पूरे को रब कर रहा हूँ, है ना, तो स्पेस नहीं है तो इसी को मेंशन करने की। चलिए अब यहाँ पे मैं जो बात लिखने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मोल का मैं लिखने वाला हूँ थर्ड फार्मूला। मोल का थर्ड फार्मूला लिखने वाला हूँ। क्या है मोल का थर्ड फार्मूला? अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मोल्स ऑफ एनी गैस which must be equals to volume of gas divided by 22.4 लीटर। ध्यान रखना कब? जब इसका वॉल्यूम लीटर में दे रखा हो। अगर इसका वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा है तो यहाँ पर क्या लिखना 22.400 लिखना है। ठीक है, अगर लीटर में दे रखा है तो 22.4 से डिवाइड करना अगर इसके वॉल्यूम दे रखा है, और अगर मिलीलीटर में दे रखा है तो 22,400 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब वही बात आ गई कि इसमें हर फॉर्मूले में देखोगे मोल के तो एक वैल्यू फिक्स हो गई। कैसे? नंबर वाले में एवोगाड्रो नंबर फिक्स हो गया, वो बाय डिफॉल्ट हमें याद होना चाहिए। वेट वाले में मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट एलिमेंट या मॉलिक्यूल या कंपाउंड को फिक्स हो गया, वो हमें पता होना चाहिए, हम फॉर्मूला देख के पता लेंगे। और इस केस में ये वॉल्यूम फिक्स हो गया 22.4। तो अगर या तो हमें क्या दे रखा हो, मोल्स अगर उसने दे रखा हो तो वो वॉल्यूम पूछ लेगा, ये तो बाय डिफॉल्ट हमें पता ही है। दूसरा क्वेश्चन कि वो वॉल्यूम दे देगा तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स पूछ लेगा कि उसके कितने मोल्स होंगे, तो 22.4 से। तो ये दोनों वाइस वर्सा में से एक दे रखा होगा, एक पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला भी चलो मैं लिख देता हूँ। मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस, बट इस बार किस में दे दिया? मिलीलीटर में दे दिया हो। तो यहाँ पर 22400 ml कैंसिल हो जाएगा और ये नंबर आ जाएगा, तो इसमें कैलकुलेट आप कर लेना। ठीक है, तो ये फोर्थ फॉर्मूला है। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला है ये किसका? थर्ड फॉर्मूला है किसका? मोल का। बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। इससे हम सिर्फ गैस के मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। ठीक है, ये थर्ड फॉर्मूला है वॉल्यूम का। चलिए कॉपी कर ले। अब आ जाइए जो अभी मैं कह रहा था गैल-लुसैक्स लॉ की जो मैं बात कर रहा था, मैंने बोला तो उसको मैं आगे प्रूव करूंगा, तो इसी से प्रूव कर रहा हूँ। अब गैस कोई सा भी हो, उसका अगर मैं कह रहा हूँ 1 मोल है तो फिक्स क्या हो जाएगा 22.4 लीटर, 2 मोल है तो उसका डबल, ठीक है 44.8 लीटर, इस तरीके से। तो गैल-लुसैक्स लॉ ने क्या बोला था कि अगर गैसियस रिएक्शन हो रही है तो उसके जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट होता है। ठीक है, तो सेम वही कहानी होगी कि वहाँ पे मैं बोल रहा था कि मोल के रेशियो में रिएक्ट कर ले या वॉल्यूम के रेशियो में रिएक्ट कर ले, सेम हो जाएंगे, क्योंकि मोल जो होंगे वो किस रेशियो में होंगे? वॉल्यूम के रेशियो में ही होंगे। कैसे? कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि अगर सबके 1-1 मोल रिएक्ट कर रहे, रिएक्टेंट की 1 मोल रिएक्ट करा, दो रिएक्टेंट 1-1 मोल रिएक्ट करे, और क्या बना लिया उसने? चलो एक एग्जाम्पल ही ले लेते, जैसे चलो वाटर वाला ही ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 2H2 + O2
तो 2H2 बना रहा है, सही। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इसके 2 मोल जो कॉफिशिएंट स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ये क्या मूल ही बता दे। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ कुछ नहीं दे रखा, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव 2 मोल्स ऑफ वाटर वेपर। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इसका क्या, 2 मोल का मतलब डबल, 22.4 का डबल कितना हो जाएगा 44.8 लीटर, जो भी ये लीटर या मिलीलीटर में देख, इज कंबाइंड विद 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स 44.8 लीटर ऑफ वाटर वेपर, वापस 2:1:1 रेशियो। इसलिए जो वो वॉल्यूम था हम उसको बोल रहे थे ना 2 वॉल्यूम ऑफ दिस कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ O2 एंड फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। तो वही ये चीज़ बता रहा है, वो वॉल्यूम कितना है, एक 22.4 लीटर 1 मोल के लिए। आ रही बात समझे, दोनों चीज़ यहाँ से हमें प्रूव होती है। चलिए इसको कॉपी करें और लास्ट लॉ पे आते हैं। चलिए लास्ट जो लॉ है, ठीक है, वो एज सच इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बट हाँ क्योंकि ये लॉ आपको दे रखा है, कई जगह मिल जाएगा, है ना, तो फिर से बता रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी वगैरह में शायद आपको नहीं मिलेगा ये। हाँ बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज है उसके तौर पे दे रहा हूँ, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ इसको। लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसका क्या मतलब है, व्हेन 3 एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर देन रेशियो ऑफ डायरेक्ट combination of 2 elements with fixed quantity of third element will be in simple ratio। ठीक है सर, सारे लॉ में तो सिंपल रेशियो बोल रहे हैं कि कब खत्म होगा, है ना, तो ये लास्ट तो है सिंपल रेशियो का मतलब क्या, सब जगह अलग अलग मतलब है ना। तो यहाँ देख लेते, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कम से कम हमें 3 एलिमेंट चाहिए। 3 एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होके, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पे एक हो गया कार्बन, एक हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया ऑक्सीजन, कम से कम 3 एलिमेंट चाहिए। तीनों एलिमेंट एट ए टाइम 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर इन्होंने क्या बनाया, CH4, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन होकर क्या बनाया, H2, ठीक है, बनाने वो जो एग्जिस्ट करते, C और O ने कंबाइन होकर क्या बनाया, CO2। तो 3 डिफरेंट एलिमेंट लिए और 3 डिफरेंट एलिमेंट एट ए टाइम 2 आपस में, हाइड्रोजन कार्बन इससे रिएक्ट करेगा और एक बार इससे करेगा, ये इससे एक बार इससे, इस तरीके। तो एट ए टाइम 3 एलिमेंट के हमने क्या लिए, 2 प्रोडक्ट लिए कि ये फॉर एग्जाम्पल जो कोई भी स्टेबल कंपाउंड बनाया, तो ये CH4 बना रहा है, ये H2 बना रहा है, CO2 बना रहा है। अब ये जो कंपाउंड हमने लिए, इसमें से अगर ये कह रहा है कि एक भी एलिमेंट का मास अगर मैं फिक्स कर दूं, एक भी एलिमेंट का मास मैं फिक्स कर दूं, तो रिमेनिंग जो 2 कंपाउंड है उसमें जो डिफरेंट 2 एलिमेंट आ रहे हैं अलग अलग, उनका रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो में होगा, यानी उनका मास सिंपलेस्ट रेशियो में होगा। कैसे, तो चलो पहले हम इसको मास निकाल लेते। तो यहाँ पर देखें, इसमें चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, CH4 में, है ना, CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का अगर मास का रेशियो निकालें हम, ठीक है, जो पहले लिखा हो वही लिख रहा हूँ मैं, चलो ऐसे लिख लेते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के। तो कार्बन का कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4, दैट मीन्स 3:1, इस तरीके से। फिर ले लिया मैंने H2 लिया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो ये आ गया 1:8। और देन फिर हमने लिया है CO2 में कार्बन का मास और ऑक्सीजन का मास, तो कार्बन का हो गया 12 और 2 ऑक्सीजन का हो गया 32, ठीक है। तो 4 से करोगे तो 3:2 कितना मिलेगा आपको 8, ये मतलब इसका। अब ये कह रहा है कि एट ए टाइम कोई भी आप पकड़ लो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पकड़ा कार्बन पकड़ लिया। अब कार्बन क्या कर रहा है, 2 कंपाउंड बना रहा है, एक तो CH4 और एक CO2, ठीक है, CH4 और CO2 बना रहा है। तो CH4 में अगर कार्बन का मास में फिक्स कर दूँ, तो फिक्स कर दिया मैंने 12, या सिंपल रेशियो में ले लिया 3, तो 3 ग्राम के साथ कंबाइन हो रहा है सिंपल रेशियो में, हाइड्रोजन का 1 ग्राम। तो दूसरा कंपाउंड देखिए, कार्बन का 3 ग्राम है
कार्बन का जो 3 ग्राम है वो ऑक्सीजन के कितने से कंबाइन हो रहा है, 8 ग्राम से। तो दोनों केस में यहाँ पे और यहाँ पे कार्बन का दोनों में मास क्या हो गया, फिक्स हो गया, कितना, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पर भी 3। अब जो इसमें रिमेनिंग एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो रिमेनिंग एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका मास रेशियो देखोगे तो क्या आ रहा है, 1 और 8। और वो दोनों जब कंबाइन होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो क्या बना रहा है, H2, और उसमें भी देख सकते हो रेशियो क्या आ रहा है, 1:8। ये मतलब है इसका, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन क्या मतलब है वो मैंने थोड़ा सा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी। फिर से समझ लो, एक और एग्जांपल, कोई सा भी ले लो, कोई सा भी एक एलिमेंट ले लो, रिमेनिंग 2 से कंपेयर कर लो। अब की बार जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन लिया, ध्यान से सुनना जिसको नहीं समझ में आया दोबारा। अब की बार मैंने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन, चलो यहाँ पे से लेता, हाइड्रोजन मैंने लिया, हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है 1:3 या 3:1 रेशो में, मतलब हाइड्रोजन का मास हो गया 1 फिक्स। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन दूसरा कंपाउंड क्या बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन का मास फिक्स हो गया 1 और ऑक्सीजन का क्या हो गया 8। तो दोनों में देखोगे तो हाइड्रोजन का मास कितना है, 1:1, ठीक है। इन दोनों में हाइड्रोजन का मास क्या है, 1:1। अब ये 1 कार्बन के साथ 3 के साथ कंबाइन हो रहा है और यहाँ हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के 8 के साथ कंबाइन हो रहा है। तो जब दोनों ये दोनों सेम हो गए, इसका मास मैंने फिक्स कर दिया, तो रिमेनिंग जो दोनों एलिमेंट है किस रेशो मिल रहे, 3:8 में। और जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो 3:8 में कंबाइन होंगे, और कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हुए तो देखो 3:8 में ही कंबाइन हुए हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, व्हेन द 3 एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर देन रेशियो ऑफ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट with fixed quantity of third element will be in simple ratio, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो टोटल सारे लॉज हमने पढ़ लिए, उसमें से लास्ट वाला नहीं भी समझ में आया या कम समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बट स्टार्टिंग के जो 5 लॉज है और स्पेशली लास्ट के जो 2 हमने पढ़े, कौन से, एवोगैड्रो और गैलुसेक्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे कई चैप्टर्स में और स्टेट्स ऑफ मैटर में फिर से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो थर्ड फॉर्मूला मोल का आज हमने पढ़ा है, तो उसको फिर से आप ध्यान रखिए। थर्ड फॉर्मूला मोल का हमने पढ़ लिया, वॉल्यूम वाला, वो किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ गैसेस के लिए, ठीक है। चलिए फिर से ध्यान से वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनना, नोट्स प्रॉपर बनाना, और जहाँ पे भी आपको थोड़ा डाउट होता है वीडियो को रिवाइंड करना, सुनना, सब चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।